अब हम स्टडी करने वाले हैं जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन के पार्ट 2 में। हम पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में स्टडी किए कि क्या क्या स्टेप होते हैं मिनरल और किसी मेटल को सेपरेट करने के लिए, और साथ ही कुछ प्रोसेस के बारे में भी स्टडी किए। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड देन कंटिन्यू करते हैं हम इस वीडियो को। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल, यानी कि हम जिस मेटल को यूज करना चाहते हैं उस मेटल को एक क्रूड फॉर्म में, यानी कि प्योर फॉर्म में नहीं, प्योर फॉर्म के ऑपोजिट में, यानी कि एक ऑलमोस्ट मेटेलिक फॉर्म में हम किस तरह उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और निकाल के सेपरेट करेंगे। सो इसके दो मेन स्टेप्स हैं। मेन स्टेप्स क्या है? पहले हम उस मेटल को मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज कर देते हैं और फिर ये मेटल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो हमारा पहला स्टेप होना चाहिए कि हम उसको मेटेलिक ऑक्साइड में चेंज कर दें। सपोज दैट कि ये सोडियम का है तो इसको सोडियम ऑक्साइड में चेंज कर दें और फिर इस ऑक्साइड से हमारा जो मेटल है हम उस मेटल को निकाल लेंगे। सो चलिए इसको थोड़ा डीप में स्टडी करते हैं। हमारा पहला काम होगा कि हम ऑक्साइड में बदले। तो हम किसी को भी मेटेलिक किसी कंपाउंड को ऑक्साइड फॉर्म में कैसे बदलते हैं, इसके दो मेन तरीके हैं, एक कैल्सिनेशन और एक रोस्टिंग। हम दोनों को सेपरेटली स्टडी करेंगे और फिर उसके डिफरेंस को भी समझेंगे क्योंकि ये एग्जाम में काफी टाइम पूछा जाता है। सो कैल्सिनेशन जो होता है ये एक्चुअली होता है कार्बोनेट कंपाउंड के लिए, जैसे कि जिंक कार्बोनेट। अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये हमें जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 देगा। और जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट कम मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये हमें कैल्शियम ऑक्साइड देगा प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा और साथ में CO2 एक बाई प्रोडक्ट देगा। एक और एग्जांपल अगर हम लेना चाहे तो हम ले सकते हैं फेरस ऑक्साइड का। इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये हमें फेरस ऑक्साइड देगा और साथ में CO2 और H2O कुछ बाई प्रोडक्ट्स देंगे। सो हम बाई प्रोडक्ट्स को इग्नोर कर सकते हैं। हमारा जो मेन स्टेप था वो था ऑक्साइड में चेंज करना, और ये कैल्सिनेशन के प्रोसेस से हम ऑक्साइड में बदल देते हैं। सो कैल्सिनेशन कब काम आता है? जब कंपाउंड कार्बोनेट कंपाउंड और हम उसको हीट करके ऑक्साइड फॉर्म में बदल देते हैं। इसके ही पैरेलल और इसी की तरह दूसरा प्रोसेस है और वो प्रोसेस है रोस्टिंग। दूसरा प्रोसेस है रोस्टिंग। इसमें क्या किया जाता है? जब सल्फाइड ऑयल हो, उसमें जैसे कार्बन ऑयल था इसमें सल्फाइड होना चाहिए और उसको हम ऑक्साइड फॉर्म में बदलेंगे। जैसे कि जिंक सल्फाइड को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हिट करें हल्का सा तो ये हमें जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड देता है। ऐसे ही अगर हम लीड सल्फाइड को ऑक्सीजन से हिट करें तो ये हमें लीड ऑक्साइड प्लस सल्फाइड देगा। ये इक्वेशंस बैलेंस्ड नहीं है, आप चाहे तो इनको बैलेंस्ड कर सकते हैं। और अगर कॉपर सल्फाइड को हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हिट करें तो ये हमें कॉपर ऑक्साइड देगा। सो ये दोनों ही रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ये दोनों ही प्रोसेस एक्चुअली में ऑक्साइड फॉर्म में बदलने के लिए था। एक कार्बोनेट को बदलता है ऑक्साइड में और ये सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलता है। लेकिन इन दोनों में भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उन डिफरेंसेस को स्टडी करना काफी जरूरी है क्योंकि वो काफी टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो डिफरेंसेस क्या है? चलिए स्टडी करते हैं। वो डिफरेंसेस है
कि रोस्टिंग जो होता है ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, यानी कि बहुत सारे एयर के बीच में, यानी कि वहां पे ऑक्सीजन हम जानबूझ के ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। लेकिन कैल्सिनेशन जब होता है तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन कम से कम सप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, कैल्सिनेशन में क्योंकि कार्बोनेट रहता है तो हमें कार्बोनेट से एक्चुअली ऑक्सीजन मिल ही जाता है जो CO2 में बदल जाएगा। लेकिन सल्फाइड को SO2 में बदलने के लिए ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा जरूरत होगा, इसीलिए हम रोस्टिंग में एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन देते हैं और कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन नहीं देते। इसके अलावा ये काफी सारा ऑक्सीजन चाहिए इसको, और इसको बहुत कम ऑक्सीजन चाहिए। ये काम आता है सल्फाइड वायर को बदलने में, ऑक्साइड में बदलने में, और ये काम आता है कार्बोनेट वायर को ऑक्साइड में बदलने के लिए। ये रिलीज करता है कुछ टॉक्सिक गैस और सब्सटेंस जैसे कि SO2 काफी टॉक्सिक गैस है, और ये भी रिलीज करता है कुछ टॉक्सिक और वॉलेटाइल कंपाउंड जैसे कि CO2। तो CO2 भी एक टॉक्सिक गैस ही है क्योंकि इसको अगर हम कंज्यूम करेंगे तो अल्टीमेट डेथ हो जाएगा। अब इन दोनों ही प्रोसेस के बाद एक बार अगर हमें ऑक्साइड फॉर्म मिल जाता है तो हम फिर उस ऑक्साइड फॉर्म से इजीली मेटल निकाल सकते हैं। कैसे? एक सिंपल सा फॉर्मूला से, और वो फॉर्मूला है, यहाँ M जो है एक मेटल को रिप्रेजेंट करता है जिस मेटल की बात हो रही थी, और इसको अगर हम कार्बन के प्रेजेंट में, Y एक नंबर है, अगर हम कार्बन के प्रेजेंट में हिट कर दे तो हमारा मेटल अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा, तो हमें ये मेटल मिल जाएगा। यहाँ X और Y सिंपल से कांस्टेंट से जिसको बैलेंस करने पर हमें मिल सकता है। सो ऑक्साइड को फिर मेटेलिक फॉर्म में बदलना ये काफी आसान है। इसको हम सिंपल कार्बन के प्रेजेंट में हिट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। और रोस्टिंग और कैल्सिनेशन जो था ये हमें सल्फाइड या फिर कार्बोनेट फॉर्म को ऑक्साइड फॉर्म में बदलने में मदद करता है। सो चलिए हम देखते हैं कि हम आयरन ऑक्साइड से आयरन को कैसे अलग करें। अगर हमारा आयरन ऑक्साइड FeO इन सॉलिड फॉर्म है तो हम इसको C से हिट कर देंगे और ये हमें आयरन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड देगा, और ये हमें आयरन मिल गया। या फिर अगर हम आयरन ऑक्साइड को सिंपल हिट करते हैं और ये हमें देता है Fe प्लस O2, लेकिन इस रिएक्शन को होने में ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है। फिर अगर हम बात करें Fe2O3, तो इसको भी हम ऑक्साइड फॉर्म में बदल सकते हैं कुछ इस तरह, जहां CO2 इवॉल्व करेगा। और फिर Fe2O3O4 को भी हम ऑक्साइड फॉर्म में बदलने के बाद इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे हम आयरन को कर सकते हैं वैसे ही अगर हमें क्यूप्रिक ऑक्साइड से कॉपर निकालना हो तो हम इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें Cu2S से निकालना होगा सल्फाइड कॉपर से, तो हम यहाँ से कॉपरिक ऑक्साइड निकाल सकते हैं जहां SO2 इवॉल्व करेगा। ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, ये इक्वेशन अब बैलेंस्ड हो चुका है। और फिर हम इस ऑक्साइड फॉर्म से निकाल सकते हैं कॉपर। सो हमारा प्रोसेस काम कर रहा है। और इसके अलावा हम चाहे तो जिंक ऑक्साइड को भी हम C के साथ हिट करेंगे तो हमें जिंक अलग से निकाल के देगा। सो हम ये हमारा सिंपल मेथड था जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं अलग अलग प्रोसेस में। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है और वो है रिफाइनिंग, जहां हम मेटल को अलग करते हैं, रिफाइनिंग। तो चलिए इसको भी स्टडी करते हैं।
किस किस प्रोसेस से हम रिफाइन कर सकते हैं। एक प्रोसेस है हमारा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है जिंक और मरकरी जैसे मेटल के लिए, जिंक या फिर मरकरी जैसे मेटल के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, हम सिंपली मेटल को एवापोरेट करते हैं और एवापोरेट होने के बाद हमारा प्योर मेटल बाहर आ जाता है और हमें मिल जाता है ये प्योर मेटल। सो डिस्टिलेशन काफी इजी होता है इसके लिए। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं लिक्वेशन का प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ मेटल जैसे टीन, ये काफी लो मेल्टिंग पॉइंट में बॉयल होके बहने लगता है। सो हम बॉयल करते हैं और जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम है, वो कम मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से पिघल जाता है और बह के अलग हो जाता है। सो लिक्वेशन भी एक अच्छा प्रोसेस हो सकता है अगर मेल्टिंग पॉइंट काफी कम है तो। इसके अलावा हम प्रोसेस यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग का। इसमें हम सिंपली जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो सेल का यूज करते थे और उन सेल्स से मेटल्स का डिपोजिशन करते थे। सो इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग भी बिल्कुल वैसे ही होता है। हम दो सेल, अलग अलग सेल का यूज करते हैं और उसको हम इलेक्ट्रोलाइट में डाल देते हैं, और जैसे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ, और यहाँ ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है और यहाँ कॉपर प्रेजेंट है, तो ये कॉपर का सारा इसमें आके डिपॉजिट कर जाएगा। और अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्टडी करेंगे तो आपको इसके बारे में और डिटेल में पता चलेगा। सो इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग बिल्कुल उसी पे बेस्ट काम करता है। इसके बाद जो एक प्रोसेस होता है ये जॉन रिफाइनिंग का प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, हम जिस मेटल को रिफाइन करना है उसको यहाँ सेंटर में रख देते हैं और एक हीटेड मतलब बहुत ज़्यादा गर्म कुछ रोलर को, कॉइल को यहाँ से मूव करवाते हैं। जब हम मूव करवाते हैं तो इसका वो पार्ट जो गॉन्ज है, यानी कि जिसको हम अलग करना चाह रहे हैं, वो इस टेम्परेचर पे आने से पहले मेल्ट हो जाता है और वो धीरे धीरे इसके साथ मूव करता है। और फिर जैसे जैसे ये इधर की ओर मूव करेगा, ये जो गॉन्ज है ये भी इधर की ओर मूव करेगा और फिर धीरे धीरे यहाँ पे आके सारा डिपोजिशन होगा। सो हमें जिसको अलग करना है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा और जिसे रखना है यानी प्योर मेटल वो अलग हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम जॉन रिफाइनिंग कहते हैं क्योंकि ये दो जॉन में बांट देता है। सो ओवरऑल ये था कुछ प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग और 3 स्टेप जो हम मेटलर्जी में स्टडी करते हैं। और फिर हमें जो मिलता है, यानी कि पूरे प्रोसेस के बाद हमें जो मिलता है, उस प्रोसेस के जैसे अल्युमिनियम मिला या जिंक मिला या फिर आयरन मिला। सो ये जो एलिमेंट्स हमें मिलता है इसके काफ़ी सारे एप्लीकेशन है। आपसे अगर पूछा जाए तो आप खुद भी जानते होंगे, जैसे अल्युमिनियम का वायर बनता है, जिंक का काफ़ी सारा एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोड्स में यूज होता है, फेरस का तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, फर्नीचर से लेकर हर चीज़ में। सो इन मेटल्स का, जैसे सोडियम है, इन मेटल्स का बहुत सारा एप्लीकेशन होता है। इन एप्लीकेशंस को आप काफ़ी सारे जानते हैं, इसीलिए हम डिस्कस ना भी करें तो चलेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ आने वाले नए वीडियोज के लिए, यानी कि हमारे केमिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स के लिए।